जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुल राव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्त, आज मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है वर्णमाला। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप सभी का हिंदी पाठ्यक्रम है और आप सभी के एग्जाम में हिंदी का क्वेश्चन आता है, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस, पेट का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, तो आज का इस वीडियो को देखने के बाद आज जो मैं पहले चैप्टर पढ़ाऊंगा वर्णमाला, आप सभी का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। हो सकता है यह वीडियो आप सभी को पार्ट वाइज में देखना पड़ जाए, लेकिन आप मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं हर एक क्वेश्चन को कवर किया जाए और आप सभी को उस एग्जाम में सफलता बहुत जल्द से जल्द दिलाया जा सके। तो चलिए मैं शुरू करता हूं और आज का क्लास है वर्णमाला एक। में नियम के अनुसार पढ़ाऊंगा किस तरीके से, पहले वर्णमाला पढ़ाऊंगा, फिर संधि, फिर समास, ऐसे करके अलग अलग चैप्टर वाइज में पढ़ाऊंगा। क्योंकि जो बड़े चैप्टर होंगे उनको डिवाइड में पढ़ाएंगे और जो छोटे चैप्टर होंगे उनको मैं एक ही वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूंगा। दोस्त, अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं और इस चैनल को पहली बार आपके सामने आया है, तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके आप मेरे एक बार हौसला को जरूर बढ़ाना। चलिए मैं शुरू करता हूं, आप लोग एक बार लाइक जरूर करना। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं व्याकरण। दोस्त, हम लोग लिख देते हैं व्याकरण। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको व्याकरण का जानना बहुत जरूरी है। व्याकरण वास्तव में क्या होता है? व्याकरण किसी भी भाषा को जानने का एक तरीका होता है। व्याकरण को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 3 शब्दों में टूटता है। पहला है वि, दूसरा है आ, तीसरा है कर्ण। चलिए मैं तोड़ देता हूं इसको, व्याकरण को 3 शब्दों में। पहला है वि, दूसरा है आ और तीसरा है कर्ण। ये आपका व्याकरण को हम लोग 3 शब्दों में तोड़ दिए हैं। अब कैसे हम लोग इसको तोड़ेंगे कि आपका जो व्याकरण है, इसका परिभाषा जो है, जो इस भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना, वही आपका क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण को आप लोग उम्मीद करेंगे कि समझ गए होंगे। व्याकरण के बाद आपका एक बात आता है कि भाषा। भाषा क्या होता है कि अपने विचारों को आदान प्रदान करना ही आपकी भाषा कहलाती है। भाषा जो होती है आपके 3 प्रकार से हो सकती है। पहला है लिखित भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा क्या होता है? जो मैं कोई भी चीज आपको अगर लिख कर बता रहा हूं तो आपका लिखित भाषा के अंतर्गत जाता है, और जो मैं मुख से बोल रहा हूं अपने आप लोग को, वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। और जो मैं आपको इशारों से बता रहा हूँ, जैसे जो ना तो मैं बोल रहा हूँ ना लिख कर बता रहा हूँ, जो मैं इशारे से बता रहा हूँ, वो आपका सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। उम्मीद करेंगे कि ये तीनों चीज आपको पता चल गया होगा, व्याकरण क्या होता है, भाषा क्या होता है। अब हम लोग सीधा मुद्दे पर आते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला जो है आपके हिंदी का जो पहला चैप्टर है और ये पूरे व्याकरण की नींव मानी जाती है। तो अगर आपको वर्णमाला की जानकारी नहीं रहेगी तो आपको संधि करने में दिक्कत आएगी, समास को करने में दिक्कत आएगी, आप लोग जब छंद करेंगे तब भी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी मात्राएं होती हैं, आपको गिनना पड़ता है। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्णमाला। वर्णमाला, सबसे पहले वर्णमाला की हम लोग परिभाषा समझते हैं। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है इसको आप लोग एक बार नोट करेंगे। जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं आप लोग भी अपने कॉपी में लिखेंगे कि किस प्रकार से आप लोग तैयारी करेंगे अपना। वर्णमाला का जो सबसे आसान तरीके है, सबसे सरल परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। आपके सामने बहुत 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से आपको क्लिक करना रहेगा। इसका सबसे सटीक आंसर होता है वर्णमाला। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं।
परिभाषा आपको क्लियर हो गया कि वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पर आपको दो चीजें मिलती है, एक मिलता है वर्ड और दूसरा मिलता है व्यवस्थित समूह। ये दो चीजें क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आपको वर्ड को समझने से पहले आपको अक्षर, वर्ण, ध्वनियों का भी ज्ञान होना चाहिए। अक्षर पहले हम लोग समझ लेते हैं अक्षर क्या होता है। आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे अक्षर में, वर्ड में और ध्वनि में, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्टली आप लोग गलत करके आ जाते हैं कि किस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे। और आप लोग देखेंगे यहाँ से आपका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और आपका मैं जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। अक्षर क्या होता है पहले आप लोग समझिए। इसमें आपको सबसे पहला जो वर्ड दिख रहा है आ। आप एक बात बताइए, आ का मतलब क्या होता है? आ का मतलब होता है ना। आप लोग अभी कोशिश करिए कि आ मतलब क्या होता है ना। जैसे आप लोग एक नाम सुनेंगे अनाथ, क्या सुनेंगे? अनाथ। अनाथ का जो मतलब होता है कि जिसके माता पिता ना हो वो क्या है? अनाथ है। उसी प्रकार से आ क्या है? अक्षर, जिसका क्षर ना किए जाए। ऐसी वर्ड जिसका क्षर ना किए जाए वो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। और वर्ड क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ड कहते हैं। यहां पर दोस्त आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, यही बात आप लोग गौर करेंगे, लिखित इकाई को वर्ड कहते हैं। और ध्वनि की क्या परिभाषा होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। जो आपका वर्ड है वो लिखित है, लेकिन आपकी जो ध्वनियां है वो मौखिक है। मौखिक इकाई को हम लोग ध्वनि कहते हैं। यहाँ पर दोस्त आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जब आपके सामने क्वेश्चन मिलता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो आप लोग कभी वर्ड लगा देते हैं, कभी ध्वनि लगा देते हैं, कभी अक्षर लगा देते हैं। आपके सामने ये सब जो कंफ्यूजन है आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई की बात करती है वो वर्ड कहलाता है, और जो ध्वनियां होती है वो मौखिक इकाई होती है। जो मैं बोल रहा हूँ आपकी वस्तु मेरी आप लोग आवाजें सुन रहे हैं, ध्वनि आपके पास जा रही है, लेकिन जो मैं लिख दे रहा हूँ क्या होता है? वो लिखित इकाई होता है। अब यहाँ पर अक्षर क्या होता है? अक्षर की परिभाषा आप लोग एक बार सुन लीजिए। अक्षर, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे कि अक्षर क्या होता है। अक्षर की दोस्त मैं आपको परिभाषा बताता हूँ कि जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है वो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। जैसे अक्षर जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे मुख से निकलकर कहीं ना कहीं तो जा ही रहा होगा, चाहे वो आकाश में चली जाए, कुछ इधर चला जाए, कुछ उधर चला जाए, वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। इसका मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती हैं जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपका अक्षर कहलाता है। दोस्त आपका जो वर्ड है उसकी एक परिभाषा और हो सकती है, उसको हम लोग बोलेंगे कि मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही आपका वर्ड कहलाता है। आप लोग दोस्त एक परिभाषा इसका और लिख लेना कि मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ड कहलाता है। ये आपका जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार बना के रखेंगे।
ये एग्जाम में उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन जो ये है आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आपको ये तीनों परिभाषा क्लियर हो गया होगा और आप लोग वर्णमाला की भी परिभाषा आपको उम्मीद करेंगे कि क्लियर हो गया होगा। अक्षर क्या होता है? जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, अक्षर कहलाती है। वर्ड की परिभाषा है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ड कहते हैं। दूसरी परिभाषा है मुख से निकली हुई ध्वनि को लिखित रूप देना ही आपका वर्ड कहलाता है। और ध्वनि की जो परिभाषा है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम लोग कहते हैं ध्वनि। उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये तीनों परिभाषा याद करेंगे और जो वर्णमाला की परिभाषा है वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब दोस्त आपको समझना पड़ेगा कि वर्ड कितने होते हैं, वर्ड को कैसे कैसे बांटा गया है, आपको उसको भी समझना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा पैसेंस बना कर रखिए मेरे साथ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आप लोग अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये छोटा सा बच्चा है आपको क्या बताएगा, लेकिन आप लोग ये गलती मत करना, क्योंकि कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए दोस्त आप लोग मेहनत करते रहिए और आपको कभी ना कभी अपनी मंजिल को मिल जाएगा, और जब मंजिल को अपना पा लेंगे तो उसका जो मजा है वो अलग ही होगा। आप लोग कभी भी हार नहीं मानना है, हमेशा मेहनत करना है। चलिए दोस्त हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वर्डों की। इसको एक बार मैं मिटाता हूँ। मैं सीधा वर्ड पे आता हूँ। वर्ड क्योंकि दोस्त आपके सामने जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं अब यहीं से मेन क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। और आपको दोस्त मैं छोटा छोटा चीजें और बता देता हूँ कि जो हिंदी के विषय में थोड़ा बता देता हूँ कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपकी हिंदी जो भाषा आई है वो कहाँ से आई है, ये सब दोस्त आप लोग चाहे सर्च भी कर सकते हैं या तो कोर्स कहिए तो मैं आपको बता दूं। लेकिन दोस्त अगर मैं ये सब बताऊंगा तो आपको जो सीखने वाली चीज है आप लोग मुझसे सीखिए, और जो याद करने वाली चीज है आप लोग दोस्तों उसको कहीं से भी सर्च करके याद कर सकते हैं। चाहे आप चैट जीपीटी यूज करिए, क्रोम यूज करिए, जितने भी जिज्ञासु बच्चे होते हैं, जितने भी जिज्ञासु साथी हमारे हैं, वो लोग अगर सीखना चाहते हैं तो हर एक इंसान सीख लेता है, और जो नहीं सीखना चाहता वो अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं सीख पाता है। और अब मैं चलता हूँ वर्ड पे। वर्ड दोस्त आपके सामने जो वर्ड है इसकी आप लोग डेफिनेशन को समझ गए हैं, इसकी परिभाषा को समझ गए हैं। वर्ड आपको पता होगा कि क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम लोग वर्ड बोलते हैं। मुख से निकली हुई ध्वनि को लिखित रूप देना ही आपका वर्ड कहलाता है। दो परिभाषा दोस्त मैं आप सभी को बताया हूं। आप लोग ये मत कहिएगा कि आप दो परिभाषा नहीं बताए हैं, और दोनों परिभाषा आपका एकदम फैक्ट टू फैक्ट एकदम सही है। और आपके सामने डायरेक्टली इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। आप लोग वर्ड पर सही का निशान लगाकर आइए और आप लोग एकदम कुछ नहीं। वर्डों की जो कुल संख्या है दोस्त आपको कभी 52 मिलता है, कभी 53 मिलता है, कभी 43 मिलता है। वो कब कब मिलता है इसको समझना पड़ेगा। जो वर्ड है दोस्त अगर कुल वर्डों की संख्या हम लोग बात करते हैं, कुल वर्डों की संख्या जो है हमारा 52 है, और जो वर्तमान में वर्डों की संख्या है वो दोस्त इस टाइम पर 53 हो चुकी है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में वर्डों की संख्या पूछा है और उसमें 53 ऑप्शन दिया गया है तो आप लोग 53 पर क्लिक करके आना है। अगर आपका 53 ऑप्शन नहीं है तो आपको 52 पर क्लिक कर देना है। और दोस्त अगर यहाँ पर आपको एक स्टार बना के रखेंगे कि अगर आप लोग को किसी का नाम देकर पूछता है, जैसे पूछ लेता है कामता प्रसाद के अनुसार, किसके? कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की जो संख्या है दोस्तों वो आपका 43 हो जाता है। कितना हो जाता है? जो आपका कामता प्रसाद के अनुसार अगर बात करता है तो आपका 43 हो जाएगा। और दोस्तों वर्तमान में कुल आपका 53 है और आपका कुल जो वर्ड की संख्या है वो 52 है। अब दोस्त आप लोग
समझिए कि जो वर्ड है वो कैसे कैसे बांटे गए हैं, इसको आपको पहले समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे स्वर पर, स्वरों के पूरा प्रकार समझेंगे कि आपका जो मुख के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, जीवा के आधार पर स्वर कितने आधार पर कितने प्रकार के हैं, मुख खुलने के आधार पर, मुख बंद होने के आधार पर। दोस्त आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए, पूरा A to Z वर्णमाला का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो इससे बाहर आपका चला जाएगा, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चलिए दोस्त मैं इसको एक बार मिटाता हूँ और आपको मैं डिवाइड करता हूँ कि जो वर्डों की संख्या है कुल वो 52 कैसे कैसे बांटे गए हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। दोस्त सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा कि कैसे कैसे बांटे गए, उसको आप एक बार समझिए और आपको इसको समझना पड़ेगा कि कैसे ये रखने का जो सबसे पहले जो दोस्त है ये आपका, इसको मैं इस प्रकार से बांटता हूं। सबसे पहले आपका 11 जो है ये स्वर है, 33 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 उच्छिष्ट व्यंजन है और 2 33 से 44 44 48 2 50, हाँ 2 आपका अयोगवा है। ये दोस्त आपको ये जो डिवाइड दिख रहा है इसको आपको समझना पड़ेगा। जो 11 है आपका स्वर है, 33 कुल व्यंजन है, 4 आपका संयुक्त व्यंजन है, 2 आपका उच्छिष्ट व्यंजन है और 2 आपका अयोगवा है। अब इसको आप लोग समझिए 11 स्वर कैसे कैसे, उसको मैं एक बार लिख देता हूं। आप लोग लिखेंगे आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आओ। एक बार आप लोग इसको गिनेंगे, आपका क्या ये 11 हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एकदम बिल्कुल ये आपके 11 हो चुके हैं। अब 33 को मैं बांट लेता हूं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये दोस्त आपका कुल 25 हो गया है। आप लोग यही 5 5 10 5 15 5 20 5 बचे 25। अब इसमें आपको कुल मिलता है 25 4 29 4 33। अब इसमें 8 कम है, इसमें आप लोग नोट करेंगे य, र, ल, व, स, खटपोला वाला स, ह। इसको दोस्त मैं आपसे को बताऊंगा कि ये अंतस्थ व्यंजन है, ये उसमें व्यंजन है। इसको मैं आगे आपको आप सभी को क्लियर करूंगा, बस आप इसको नोट करेंगे। ये आपका 33 जो है व्यंजन है कुल। अब दोस्त ये 4 क्या है, 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हो गया छ, त, ज्ञ, छत्र, ज्ञ, और एक सरा। ये दोस्त आपका जो है 4 संयुक्त व्यंजन है। 2 क्या है, 2 उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन को ही हम लोग द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, ताड़पजात व्यंजन बोलते हैं। आप लोग इसके अलग अलग नाम अभी देखने को मिलेगा। जैसे इसको हम लोग ड का ये जो है ये आपका बिंदु इसके नीचे आएगा और ढ इसके नीचे बिंदु आएगा। ये क्या है, ये उच्छिष्ट व्यंजन है। इसी को हम लोग द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, ताड़पजात बोलते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं, अलग अलग नाम इसके हैं।
आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग जानने की कोशिश करिए और इसको याद कर लीजिए पूरा, क्योंकि पूछता है कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, उसमित व्यंजन कितने हैं, अयोग वाक्य कितने हैं। अब दोस्त यहाँ पर आपका उच्छेद व्यंजन हो गया। अब ये जो दो है आपका अयोग वाक्य के अंतर्गत आता है। अयोग में दोस्त आपका ये अनुस्वार और ये विसर्ग। यहाँ तक दोस्त मैं आप सभी को कोशिश करूंगा कि आप सभी को ये पूरा याद कराऊं। याद कैसे होगा इसको आप सोचिए कि जो आपका 11 है, 11 स्वर है। देखिए ये आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये तो नर्सरी वाली बात हो गई कि नर्सरी में ये सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको अगर एग्जाम को क्लियर करना है तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। अब दोस्त देखिए छा, इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे कि का प्लस सा में टूटता है, ये ता प्लस रा में टूटता है, ये दोस्त जा प्लस इया में टूटता है और ये सा प्लस रा में टूटता है। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग एक बार कमेंट करेंगे और आप लोग बताएंगे कि आप यहाँ गलती किए हैं। अब मैं अगली जब वीडियो बनाऊंगा तो आप सभी को सोचूंगा कि मैं कहाँ गलती क्यों हूँ, क्योंकि हर इंसान अपनी गलतियों से ही आगे बढ़ता है और अपनी गलतियों को देखकर जो आगे बढ़ता है वो कभी भी जीवन में असफल नहीं होता है। आप लोग अपनी गलतियों को देखिए, आप लोग कहाँ गलती करते हैं। अगर मैं गलती करता हूं तो आप लोग भाई मुझे भी समझाने की कोशिश करिए कि आप लोग कमेंट में देख सकते हैं। दोस्त आपको यहाँ इसका दोस्त एक नाम और है, इसका नाम आप लोग लिखेंगे अनुस्वार। इसका नाम है अनुस्वार। देखिए उससे चल रहा है ना। चलो चाय निकाली हूँ। रोक दी नहीं। अनुस्वार ये है विसर्ग। इतना तो आपको याद हो गया होगा। अब दोस्त जो मैं अगले क्लास में लाऊंगा पूरा स्वरों की परिभाषा बताऊंगा, स्वर कैसे बांटे गए हैं, कौन कौन से आधार पे बांटे गए हैं, कब दोस्त आपको जो स्वरों की संख्या 10 हो जाती है, कब 11 हो जाता है, कब 13 हो जाता है। और आप लोग इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करा और अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड में इस वीडियो को एक बार शेयर करना। चलिए दोस्त मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।